दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है कंटोर्ट। दोस्तों कंटोर्ट का मतलब होता है मरोड़ना या फिर ऐंठना, यानी कि कंटोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अननेचुरल तरीके से मोड़ना या फिर उसको ट्विस्ट कर देना या फिर चेहरे या फिर बॉडी को अजीब शेप में ले आना। ये जो वर्ड है वो बेसिकली फिजिकल मूवमेंट के लिए यूज़ होता है और एक्सप्रेशंस के लिए भी। जब जो है वो हम दर्द में, गुस्से में या फिर एफर्ट में जो है वो अपना फेस बिगाड़ लेते हैं, फेस मरोड़ लेते हैं, मोड़ते हैं, मतलब कि नॉर्मल शेप से हटाकर जोर लगाकर किसी चीज़ को ट्विस्ट करना, मरोड़ना, ऐंठना, तो उसे हम कह सकते हैं कंटोर्ट। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है वो कोई बहुत ही भारी भरकम यानी कि हैवी बैग उठाते हैं, उस वक्त जो आपके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं जो अजीब होते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं फेस कंटोर्टेड। या फिर योगा में जो है वो एडवांस पोज, जहाँ पर जो है वो बॉडी बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, यानी कि बॉडी बिल्कुल जो है वो आपकी मुड़ जाती है, तो उसे हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो आपकी कंटोर्ट हो रही है। या फिर जो है वो अगर मान लीजिए कि किसी को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और दर्द में जो है वो उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, यानी कि उसका मुंह जो है वो मतलब कि बिगड़ रहा है, तो उसे भी हम कह सकते हैं कंटोर्टेड एक्सप्रेशन। या फिर एक्सीडेंट के बाद जो है वो किसी मेटल का यानी कि किसी धातु का जो है वो पूरी पूरी तरीके से मुड़ जाना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट होता है तो कार जो है वो पूरी तरीके से उस पर जगह जगह पे डेंट पड़ जाते हैं, या फिर वो जो कार का जो मेटल होता है वो दब जाता है, या फिर उसमें जो है वो मतलब कि खड्डे पड़ जाते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि मेटल कंटोर्ट हो गया है वहाँ पर, यानी कि मेटल जो है वो अपनी शेप में नहीं है, अपनी शेप बदलकर जो है वो मुड़ चुका है या फिर बिगड़ चुका है, ट्विस्ट हो चुका है, तो उसे हम कहते हैं कंटोर्ट। बेसिकली आपको शॉर्ट मीनिंग के लिए यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कंटोर्ट का मतलब होता है ट्विस्ट और बेंड इनटू एन अननेचुरल शेप या फिर डिस्टॉर्ट होना, तो उसे हम कह सकते हैं कंटोर्ट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ट्विस्ट, डिस्टॉर्ट या फिर बेंड। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मुड़ना, मरोड़ना, या फिर कोई किसी चीज़ का जो है वो मतलब कि बेंड हो जाना, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो मुड़ना, ऐंठना जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो तीनों वर्ड्स हैं उसी से रिलेटेड है कि किसी चीज़ का जो है वो मुड़ जाना, तो उसे हम कह सकते हैं ट्विस्ट होना, डिस्टॉर्ट होना या फिर बेंड होना। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है स्ट्रेटन, अनबेंड या फिर रिलैक्स। स्ट्रेटन का मतलब है कोई चीज़ सीधी होना, बिल्कुल मतलब कि सपाट होना, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटन। अनबेंड का मतलब है जो मुड़ी हुई नहीं है, यानी कि अनबेंड है, यानी कि जिसमें कोई भी मतलब कि मोड़ नहीं है, कोई मुड़ी हुई चीज़ नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं अनबेंड। और रिलैक्स मतलब कि जो मतलब कि सहज है, बिल्कुल जो है वो कंफर्टेबल है, जो कोई चीज़ जो है वो मतलब कि मुड़ी हुई है नहीं है, बिल्कुल सीधी है, रिलैक्स है, तो उसे हम जो है वो रिलैक्स कहते हैं। यानी कि ये सारे क्या हो गए हमारे, तो एंटोनिम्स हो गए। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही कंटोर्टेड हिज फेस, यानी कि उसने जो है वो अपना मुंह जो है वो मरोड़ लिया, या फिर उसने जो है वो अपना मुंह मोड़ लिया, यानी कि मुंह का जो शेप है वो नॉर्मल से जो है वो कुछ अलग ही उसने बना लिया, यानी कि अपना मुंह जो है वो मतलब कि उसने क्या किया, तो मोड़ा। तो इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे कि कंटोर्ट यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ड्यूपेबल। दोस्तों ड्यूपेबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खा जाने वाला। ये जो वर्ड है वो उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों से कम सवाल पूछते हैं, या फिर स्मार्टली जो है वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, यानी कि जिन्हें जो है वो अपनी बातों से जो है वो आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है, उनको जो है वो अपनी बातें मनवाई जा सकती है, तो ऐसे इंसान को हम ड्यूपेबल कहते हैं। मतलब कि ऐसा बंदा जो थोड़ी सी स्वीट टॉक, फेक स्टोरी या फिर एक्टिंग से कन्विंस हो जाए, यानी कि आपकी बातों को मान ले, तो वो होता है ड्यूपेबल। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है डेली लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि ऑनलाइन फेक ऑफर्स पर तुरंत भरोसा कर लेना, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन जो है वो ड्यूपेबल है। या फिर स्ट्रेंजर की इमोशनल स्टोरी सुनकर उसे पैसे दे देना, तो वो भी होता है ड्यूपेबल नेचर। या फिर फ्रेंड का जो है वो हर बहाना बिना चेक किए, यानी कि बिना कोई उसे सवाल पूछे जो है वो उस पर मतलब कि भरोसा कर लेना और उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना, तो वो भी होता है बीइंग ड्यूपेबल।
या फिर मार्केटिंग ट्रिक से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाना, तो वो होता है ड्यूपेबल कस्टमर। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि ड्यूपेबल का मतलब होता है इजीली फूल्ड, जो आसानी से धोखा खा जाए, यानी कि जिसे जो है वो अपनी बातों से, चिकनी चुपड़ी बातों से, या फिर जो है वो किसी भी तरीके से इमोशनल तरीके से जो है वो आप जो है वो मतलब कि उसे बहला फुसला सकते हो, उसे उससे जो है वो अपनी बातें मनवा सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम कह सकते हैं ड्यूपेबल। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है गलीबल, नेव या फिर ट्रस्टिंग। दोस्तों, गलीबल और नेव का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भोला है, भोला भाला है, सीधा साधा है, यानी कि वो जो है वो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, किसी चीज़ में आसानी से ट्रस्ट कर लेता है, या फिर स्मार्टली जो है वो मैनिपुलेट हो जाता है, यानी कि लोग उसे जो है वो मतलब कि उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ही भोला भाला है, बहुत ही सीधा साधा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो मतलब कि गलीबल या फिर नेव कह सकते हैं। ट्रस्टिंग का तो मतलब आपको पता होगा कि ट्रस्टिंग का मतलब होता है भरोसा कर लेना, आसानी से भरोसा करने वाला, तो उसे हम ट्रस्टिंग कह सकते हैं। वही हमारे एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है कॉशियस, वैरी या फिर क्लेवर। दोस्तों, कॉशियस का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होता है, यानी कि वो जो मतलब कि अटेंशन देता है, हर चीज़ों पर ध्यान रखता है, यानी कि चौकन्ना रहता है, तो उसे हम कॉशियस कह सकते हैं। वैरी का भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है। वैरी का मतलब होता है कि सावधान रहना, चौकन्ना रहना, होशियार रहना, या फिर जो है वो मतलब कि चौकस रहना, जिसे हम कह सकते हैं, तो वो होता है वैरी। अब तीसरा हमारा वर्ड है क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा चतुर, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, आसानी से किसी की बातों में नहीं आता है, तो उसे हम जो है वो क्लेवर कह सकते हैं, यानी कि चतुर कह सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो एंटोनिम्स हो गए। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही इज़ वेरी ड्यूपेबल, सो पीपल ऑफन ट्रिक हिम विथ फॉल्स स्टोरीज। यानी कि वो जो है वो बहुत ही भोला भाला है, आसानी से धोखा खा जाने वाला इंसान है, यानी कि वो बहुत ही ड्यूपेबल है। तो इससे क्या होता है कि लोग जो है वो उसे, उसके साथ क्या करते हैं कि उसे जो है वो मतलब कि झूठी कहानियां सुनाकर जो है वो आसानी से जो है वो मतलब कि उसे धोखा दे देते हैं, यानी कि उसे ट्रिक करते हैं, यानी कि उसे मतलब कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, या फिर जो है वो उसे बहला फुसला के अपना काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि वो जो है वो मतलब कि आसानी से धोखा खाने वाला इंसान है। तो इस तरीके से जो है वो आप समझ पाओगे कि ड्यूपेबल यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अमॉर्फस। दोस्तों, अमॉर्फस का मतलब होता है आकारहीन, बिना किसी निश्चित रूप के, यानी कि अमॉर्फस का मतलब होता है कि जिसका कोई क्लियर शेप नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, या फिर डेफिनेट फॉर्म नहीं होता है, तो उसे हम अमॉर्फस कहते हैं। दोस्तों, ये जो वर्ड है वो फिजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, और आइडियाज़, प्लान्स या फिर सिचुएशंस के लिए भी यूज़ होता है। जब कोई सिचुएशन या फिर कोई आइडिया या फिर प्लान ऐसा हो जो अनक्लियर है या फिर मैसी है, जिसमें हमें कुछ समझ ना आए, या फिर हमारे सामने कुछ क्लियर ना रखा जाए, तो उसे हम अमॉर्फस कह सकते हैं। यानी कि फिजिकल चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, और हमारे आइडियाज़ या फिर हमारे प्लान्स या फिर सिचुएशंस के लिए भी यूज़ होता है। मतलब कि अगर किसी चीज़ की ना ही कोई प्रॉपर आउटलाइन है, ना ही कोई बाउंड्रीज़ है, बस इधर उधर कोई चीज़ फैली हुई है, तो उसे हम कह सकते हैं अमॉर्फस। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, तो जेली जेली जो है वो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वो इधर उधर जो है वो मतलब कि फैलती रहती है, तो उसे हम जो है वो अमॉर्फस कह सकते हैं। या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट का आइडिया है जिसमें कोई क्लियर प्लान या फिर कोई स्टेप्स ही नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं अमॉर्फस आइडिया। या फिर मान लीजिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन है जहाँ पर आपकी जो बातें हैं वो इधर उधर भटक रही है, यानी कि मुद्दे की बात नहीं हो रही है जहाँ पर, तो उसे हम अमॉर्फस डिस्कशन कह सकते हैं। या फिर फ्यूचर प्लान जो सिर्फ आपकी सोच में है, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, तो उसे हम अमॉर्फस फ्यूचर कह सकते हैं। या फिर सबसे सिंपल एग्जाम्पल है जैसे फिजिकल चीज़ का, कि जो बादल होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, यानी कि वो बार बार शेप चेंज करते रहते हैं, तो वो चीज़ क्या है, अमॉर्फस है, यानी कि जिसका कोई शेप नहीं है प्रॉपर, या फिर जिसका कोई रूप नहीं है प्रॉपर, तो उसे हम कह सकते हैं अमॉर्फस। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अमॉर्फस का मतलब होता है शेपलेस, अनक्लियर, विदाउट डेफिनेट स्ट्रक्चर, यानी कि ना जिसका शेप है, ना ही कोई चीज़ क्लियर है, और ना ही जिसका डेफिनेट स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कह सकते हैं अमॉर्फस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है शेपलेस, फॉर्मलेस या फिर वेग।
दोस्तों शेपलेस या फिर फॉर्मलेस का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, यानी कि जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, तो उसे हम शेपलेस या फिर फॉर्मलेस कह सकते हैं। और वेग का भी सेम मतलब होता है। वेग का भी मतलब होता है जो मतलब कि अनिश्चित नहीं है या फिर जो मतलब कि अस्पष्ट है, यानी कि क्लियर नहीं है जो चीज़, उसे हम वेग कहते हैं। एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है शेप्ड, डेफिनाइट या फिर स्ट्रक्चर, यानी कि जो चीज़ जो है वो मतलब कि आकार में है, जो चीज़ मतलब कि जिसका फॉर्म है, निश्चित रूप है, स्ट्रक्चर है, तो उसे हम कह सकते हैं शेप्ड, डेफिनेट या फिर स्ट्रक्चर्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द क्लाउड लुक्ड अमॉर्फस एंड स्लोली चेंज इट्स शेप इन द स्काई। यानी कि जो क्लाउड है, यानी कि जो बादल है, वो मतलब कि आकारहीन लग रहे थे, यानी कि उनका कोई आकार नहीं था, कोई शेप नहीं था या फिर कोई रूप नहीं था। और वो स्लोली जो है वो मतलब कि आसमान में जो है वो मतलब कि चेंज हो रहे थे, यानी कि अपना शेप जो है वो बार बार चेंज कर रहे थे। बादल बादल जो है वो इधर उधर जा रहे थे, यानी कि बादल कैसे हैं, तो अमॉर्फस है। अमॉर्फस है यानी कि जिनका कोई शेप नहीं है, जो क्लियर नहीं है, जिनका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं अमॉर्फस। दोस्तों इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पॉम्पस। दोस्तों पॉम्पस का मतलब होता है घमंडी या फिर दिखावटी, यानी कि पॉम्पस का मतलब होता है ओवरली शोई, सेल्फ इंपॉर्टेंट या फिर अननेसेसरीली ग्रैंड बिहेव करना। यानी कि ऐसा जो बंदा होता है, ऐसा जो इंसान होता है, वो खुद को बहुत ही बड़ा समझता है, ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करता है और चाहता है कि लोग उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे। मतलब कि स्टाइल ज़्यादा होता है, सब्सटेंस कम होता है और एटीट्यूड में मैं सबसे ऊपर हूँ वाली जो फीलिंग होती है, दैट्स पॉम्पस। वैसे ही हमारे पास कुछ और भी डेली लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे कि जो पर्सन है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो नॉर्मल बात को भी जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हैवी इंग्लिश और एटीट्यूड के साथ बोलता है, तो वो होता है पॉम्पस टोन, क्योंकि उसका पर्पस होता है कि बाकी सब लोगों को जो है वो मुझे नीचा दिखाना है, यानी कि मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है, कॉन्वर्जेशन स्किल्स है, वो मुझे फ्लॉन्ट करनी है ताकि जो बाकी लोग हैं वो मुझसे डिग्रेड फील करे। या फिर मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है जो हर वक्त अपना रैंक दिखाता रहता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी होता है पॉम्पस बिहेवियर। या फिर मान लीजिए कि पार्टी में कोई बंदा है जो खुद की अचीवमेंट्स को जो है वो बार बार रिपीट करता रहता है कि मैंने ये कमाया है, मैंने ये पाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो वो भी होता है पॉम्पस पर्सन। या फिर एक मान लीजिए कि कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है और उसमें जो है वो अननेसेसरीली ड्रामेटिक और सेल्फ प्रेजिंग जो है वो उसने कंटेंट डाले हैं, यानी कि ऐसी बातें वो बोल रहा है या फिर ऐसी बातें वो ऑडियंस को बता रहा है कि जो खुद के ही बारे में है, खुद की ही तारीफें हैं उसमें, कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो किया, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। तो ये भी जो चीज़ है वो पॉम्पस स्पीच है, यानी कि जिसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा घमंड है, जिसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिखावा है, तो उसे हम पॉम्पस कहते हैं। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉम्पस का मतलब होता है ओवरली प्राउड, यानी कि जिसमें जो है वो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, शो ऑफ करने वाला कोई बंदा, या फिर सेल्फ इंपॉर्टेंट, यानी कि जो खुद पर ध्यान देता है, बाकियों का ध्यान नहीं रखता, सेल्फ इंपॉर्टेंट है, सेल्फिश है, तो उसे हम कह सकते हैं पॉम्पस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एरोगेंट, कंसीटेड या फिर शोई। दोस्तों इन तीनों का मतलब है जो बंदा यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जिसमें घमंड है, प्राइड है, अहंकार है, तो उसे हम जो है वो एरोगेंट या फिर कंसीटेड कह सकते हैं। शोई का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ओवर करता है हर चीज़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करता है सबके सामने, यानी कि शो ऑफ करता है, तो उसे हम जो है वो शोई कह सकते हैं। अब एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है हम्बल, मॉडेस्ट या फिर सिंपल, यानी कि जो बंदा बिल्कुल जो है वो मतलब कि साधारण है, सामान्य है, सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, यानी कि विनम्र है, मॉडेस्टी है, यानी कि अपनी हद में है, तो उसे हम कह सकते हैं हम्बल, मॉडेस्ट या फिर सिंपल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही स्पोक इन अ पॉम्पस मैनर एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, यानी कि वो जो है वो बहुत ही मतलब कि बड़ा चढ़ा के या फिर दिखावटी तरीके से या फिर घमंड यानी कि घमंड रखकर जो है वो बात कर रहा था, यानी कि ऐसे मतलब कि शो ऑफ करके बात कर रहा था, जैसे कि उसको जो है वो सब कुछ पता है, सब चीज़ों के बारे में पता है, सारी चीज़ों के बारे में उसे नॉलेज है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पॉम्पस यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉसिलिटी। दोस्तों डॉसिलिटी का मतलब होता है आज्ञाकारीपन या फिर विनम्रता, यानी कि डॉसिलिटी का मतलब होता है इजीली मैनेजेबल, ओबीडियंट या फिर काम नेचर, जहाँ पर बंदा या फिर कोई एनिमल इंस्ट्रक्शंस को बिना मना किए, बिना रेजिस्ट किए मान लेता है। दोस्तों ये जो है वो मतलब कि वीकनेस नहीं होती है, यानी कि ये सब दिखाना कोई कमजोरी की बात नहीं है, बल्कि एक ट्रेट होता है, एक गुण होता है जिसमें अग्रेशन कम होता है और कॉपरेशन यानी कि सौहार्द की भावना, यानी कि सहकर्म की भावना जो है वो ज़्यादा होती है।
मतलब कि ऐसा एनिमल या फिर ऐसा कोई बंदा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो बिल्कुल भी फाइट नहीं करता, अपोज नहीं करता और क्वाइटली जो है वो मतलब कि चीज़ों को फॉलो करता है, तो उसमें क्या होती है, तो डॉसिलिटी होती है, यानी कि डॉसिलिटी एक गुण होता है। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि एक डॉग है जो बहुत ही वेल ट्रेन्ड है और जो ओनर की जो है वो हर बात तुरंत मान लेता है, तो वो उसकी डॉसिलिटी है, यानी कि वो उसका आज्ञाकारीपन है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि क्लासरूम में स्टूडेंट जो हर रूल्स को फॉलो करते हैं और हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो डोसाइल स्टूडेंट होते हैं। या फिर ऑफिस में जूनियर जो कामली गाइडेंस एक्सेप्ट करता है, तो वो डॉसिलिटी एट वर्क है। या फिर एक बच्चा जो इजीली हैंडल हो जाए और ज़्यादा जो है वो मतलब कि टेंट्रम्स ना दिखाए, ज़्यादा नखरे ना दिखाए, तो वो होता है डॉसिलिटी। यानी कि सिंपल एंड शॉर्ट मीनिंग के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि डॉसिलिटी का मतलब होता है ओबीडियंस, यानी कि दूसरों की बात मानना, आज्ञाकारीपन होना। कामनेस यानी कि जिसमें शांति होती है, जो हर बात को सुनता है, समझता है। और इजीली मैनेजेबल नेचर, यानी कि जिसका जो नेचर है, जिसका जो स्वभाव है, हम जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे डॉसिलिटी। और एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ओबीडियंस, मीकनेस या फिर जेंटलनेस। दोस्तों, ओबीडियंस का मतलब होता है कि आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति, यानी कि बेसिकली व्यक्ति का मतलब है कि यहाँ पर आज्ञाकारीपन, यानी कि जिसमें जो है वो आज्ञाकारीपन होता है, जो हर बात को मान लेता है, तो उसे हम कहते हैं ओबीडियंस। मीकनेस का क्या मतलब होता है? मीकनेस का मतलब होता है नम्रता, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा विनम्रता होती है, नम्रता होती है, विनय होता है, यानी कि एक तरीके से जो है वो रिस्पेक्ट होती है, तो उसे हम मीकनेस कह सकते हैं। जेंटलनेस का मतलब है कि जिसका स्वभाव जो है वो हार्श नहीं है, जो हर बात को मान लेता है, जेंटल तरीके से लेता है, तो उसे हम जेंटलनेस कहेंगे। वहीं अगर एंटोनिम की तरफ आए, तो एंटोनिम में हमारे पास है रेबेलियसनेस, स्टबननेस या फिर डिफायंस। दोस्तों, रेबेलियसनेस का मतलब होता है विद्रोह, यानी कि जो मतलब कि हर किसी की बात नहीं मानता है, उनके अपोज में, यानी कि उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है, फिर झगड़ने लड़ने को तैयार होता है, तो उसे हम विद्रोह कह सकते हैं, फिर रेबेलियसनेस कह सकते हैं। स्टबननेस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी होता है, तो उसे हम कहते हैं स्टबननेस। और डिफायंस का मतलब होता है अवज्ञा करने वाला, यानी कि अवज्ञा करना, यानी कि क्या होता है कि किसी की बातें ना मानना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, तो उसे हम कह सकते हैं डिफायंस। तो दोस्तों, ये तो हो गए हमारे सारे एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द डॉग शो ग्रेट डॉसिलिटी फॉलोइंग एवरी कमांड पेशेंटली। यानी कि जो डॉग था, यानी कि जो कुत्ता था, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डॉसाइल था। डॉसाइल था यानी कि आज्ञाकारी था। वो जो है वो मतलब कि हर कमांड को जो है वो बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही पेशेंटली जो है वो फॉलो कर रहा था। यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस या फिर जो भी कमांड उसको उसके मालिक दे रहे थे, वो बहुत ही मतलब कि आज्ञाकारी तरीके से जो है वो उसे फॉलो करता जा रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि डॉसिलिटी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पेडांटिक। दोस्तों, पेडांटिक का मतलब होता है पांडित्य दिखाने वाला, यानी कि पेडांटिक का मतलब होता है छोटी छोटी डिटेल्स पर ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करना, स्पेशली किसी रूल्स पर, ग्रामर पर या फिर टेक्निकल पॉइंट्स पर। जबकि जो है वो मतलब कि ओवरऑल मीनिंग या फिर प्रैक्टिकल सेंस चाहे मिस हो जाए, लेकिन वो बंदा क्या करता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है। ऐसा बंदा जो है वो हर बात में करेक्शन निकालता रहता है और शो करता है कि जैसे उसे सब पता है, यानी कि जैसे कि वो बहुत बड़ा विद्वान है। मतलब कि यहाँ पर नॉलेज का कम होना या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर उस जो बंदे का है वो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होता है कि वो हर चीज़ में कमी निकालता है, तो उसे हम जो है वो पेडांटिक कहते हैं। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्वर्जेशन में हर सेंटेंस का ग्रामर में करेक्ट करते रहना, तो वो होता है पेडेंटिक पर्सन। या फिर टीचर जो है वो मतलब कि एक टीचर है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन के अलावा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करती, तो वो होता है पेडेंटिक अप्रोच। या फिर ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में हर फैक्ट पर लेक्चर देते रहना, तो वो भी होता है एक तरीके से पेडेंटिक टोन, यानी कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा बोलना, अपना जो है वो मतलब कि स्कॉलरली जो मतलब कि एक एटीट्यूड होता है वो दिखाना लोगों को कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मुझे जो है वो हर चीज़ में कमी निकालना आता है, मेरे हिसाब से हर चीज़ जो है वो मतलब कि गलत है, तो उसे हम जो है वो पेडेंटिक कह सकते हैं या फिर एक पेडेंटिक एटीट्यूड कह सकते हैं। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि पेडांटिक का मतलब होता है ओवरली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, या फिर निटपिकी। निटपिकी जैसे हम कह सकते हैं मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों में मतलब कि गलतियाँ चुनना या फिर निकालना, तो उसे हम कह सकते हैं निटपिकी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है ओवर स्क्रपलेस, निटपिकी या फिर स्कॉलरली। ओवर स्क्रपलेस का मतलब होता है अति सावधान, यानी कि जो हर बात में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अलर्ट रहता है, हर बात में जो है वो मतलब कि कमियां निकालता रहता है, बहुत ही अटेंशन के साथ, बहुत ही माइन्यूटेस्ट डिटेल्स देखता है, तो उसे हम ओवर स्क्रपलेस कह सकते हैं। और निटपिकी का भी सेम मतलब होता है, यानी कि जो मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा फोकस करता है, तो उसे हम निटपिकी कह सकते हैं। स्कॉलरली का मतलब होता है जो अपने आप को विद्वान साबित करना चाहता है, जो बहुत
बहुत ही मतलब कि अपने आप को विद्वान समझता है तो वो स्कॉलरली हो जाता है, यानी कि जिसे सब कुछ पता है, मुझे सारी दुनिया की नॉलेज है, ऐसा जिसका कहना होता है तो उसे हम स्कॉलरली कह सकते हैं। वहीं अगर इसके एंटोनिम पर आए तो एंटोनिम में हमारे पास है अनकंसर्न, इनफॉर्मल या फिर सिंपल, यानी कि जो मतलब कि किसी चीज़ की चिंता नहीं करता है, इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है किसी चीज़ को लेकर कि मुझे जो है वो इस चीज़ में मतलब कि कमियां निकालनी है या फिर इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी कि रूल्स को जो है वो तोड़ना मरोड़ना है। तो इस तरीके से जो अनकंसर्न यानी कि जिसको इतना ज़्यादा मतलब कि उस चीज़ से लेना देना नहीं होता है तो उसे हम अनकंसर्न कह सकते हैं। इनफॉर्मल या फिर सिंपल का मतलब कि जो साधारण है, बैनल है, यानी कि जो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, नॉर्मल तरीके से रहता है, तो उसे हम इनफॉर्मल या फिर सिंपल भी कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द टीचर वॉज पेडांटिक करेक्टिंग एवरी टाइनी मिस्टेक इन द स्टूडेंट्स एसे, यानी कि जो टीचर था वो बहुत ही ज़्यादा पेडांटिक था यानी कि उसका मानना था कि उसे बहुत ज़्यादा पता है और वो हर छोटी चीज़ में यानी कि हर मतलब कि ऐसे में क्या कर रहा था, वो जो स्टूडेंट्स के जो निबंध उन्होंने लिखे थे तो उनमें से जो है वो हर छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी जो है वो पॉइंट आउट कर रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पेडांटिक यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है कराउजर। दोस्तों कराउजर का मतलब होता है शराब पीकर मस्ती करने वाला या फिर हमेशा जश्न मनाने वाला, यानी कि कराउजर का मतलब होता है कि वो बंदा जो पार्टी, ड्रिंकिंग और लेट नाइट फन का बहुत ही ज़्यादा शौकीन होता है और अक्सर एक्सेस में इंडल्ज कर जाता है। ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो मौसम, काम या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल कर बस मस्ती और शराब पीने में डूब जाते हैं। मतलब कि रोज़ रोज़ या फिर फ्रिक्वेंटली पार्टी करते रहना, तो दैट पर्सन इज़ अ कराउजर। वैसे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस के बाद रोज़ जो है वो कोई पार्टी का प्लान बनाना, तो वो होता है टिपिकल कराउजर बिहेवियर। या फिर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है कि वेडिंग सीजन में जो हर फंक्शन को ऑल नाइट पार्टी बना दे, तो वो भी होता है कराउजर। या फिर ग्रुप का वो मेंबर जो हमेशा पूछता रहता है कि आज पार्टी कहाँ पर है, तो वो भी होता है कराउजर, यानी कि पार्टी का शौकीन। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि कराउजर का मतलब होता है हैबिचुअल पार्टी लवर जो ड्रिंकिंग और मस्ती में इंडल्ज करता हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हो, तो उसे हम कह सकते हैं कराउजर। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की तो सिनोनिम में हमारे पास है रेवलर, पार्टियर या फिर ड्रिंकर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा पार्टी करता है, बहुत ज़्यादा शराब पीता है या फिर ड्रिंक करता है, तो उसे हम रेवलर कह सकते हैं, पार्टियर कह सकते हैं या फिर ड्रिंकर कह सकते हैं। वही एंटनी में हमारे पास है टी टोटलर, एब्स्टिनर या फिर मॉडरेट। दोस्तों टी टोटलर का मतलब होता है जो बिल्कुल शराब नहीं पीता, यानी कि शराब से जो है वो दूर रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम टी टोटलर कह सकते हैं। एब्स्टिनर का मतलब होता है जो संयमित जीवन जीता है, यानी कि वो जो है वो मतलब कि इन सारी चीज़ों से दूर रहता है, तो उसे हम एब्स्टिनर या फिर मॉडरेट भी कह सकते हैं, यानी कि अपनी हद में रहना, तो उसे हम कह सकते हैं एब्स्टिनर या फिर मॉडरेट। एब्स्टिनर का मतलब होता है जो हर चीज़ को त्याग चुका होता है, तो उसे हम जो है वो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द क्राउजर स्टेड अप ऑल नाइट लाफिंग एंड ड्रिंकिंग विद हिज फ्रेंड्स, यानी कि वो जो मतलब कि मस्ती करने वाला व्यक्ति या फिर शराब पीकर जो है वो मतलब कि पार्टी का जो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, वो व्यक्ति जो क्या उसने क्या किया कि वो जो है वो रात भर जागा और उसने जो है वो मतलब कि रात भर ड्रिंक्स किए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो मतलब कि हंसी मजाक करता रहा, तो इस तरीके से उसकी जो है वो मतलब कि पूरी रात गुजरी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि क्राउजर यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एडम्ब्रेट। दोस्तों एडम्ब्रेट का मतलब होता है संकेत देना या फिर किसी चीज़ की झलक दिखाना, यानी कि इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का बस रफ आइडिया या फिर हिंट देना, फुल डिटेल में एक्सप्लेन ना करना। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई फ्यूचर प्लान, कोई स्टोरी या फिर कंसेप्ट को थोड़ा सा आउटलाइन किया जाए ताकि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो अंदाज़ा हो जाए कि आगे क्या आने वाला है या फिर आगे क्या बताया जाने वाला है। मतलब कि शैडो जैसा प्रीव्यू देना, नॉट अ फुल पिक्चर, दैट्स अ एडम्ब्रेट। जैसे कि आपको अगर और एग्जांपल बताऊं तो ट्रेलर में अगर कोई मूवी है तो उसकी पूरी स्टोरी ना दिखाकर सिर्फ कुछ हिंट्स दे देना, तो उसे हम एडम्ब्रेट कह सकते हैं। या फिर टीचर का जो है वो लेक्चर के स्टार्टिंग में जो है वो टॉपिक का ओवरव्यू दे देना, तो वो भी होता है एडम्ब्रेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि एडम्ब्रेट का मतलब होता है गिव अ रफ आउटलाइन और हिंट, यानी कि फोर शैडो, यानी कि थोड़ी सी मतलब कि किसी चीज़ का संकेत देना या फिर झलक दिखाना, तो उसे हम कह सकते हैं एडम्ब्रेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है आउटलाइन, सजेस्ट या फिर फोर शैडो, यानी कि एक तरीके से जो है वो संकेत देना। आउटलाइन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की एक झलक दिखाना, सजेस्ट करना यानी कि संकेत देना, फोर शैडो का मतलब होता है कि किसी चीज़ की झलक दिखाना, थोड़ा सा जो है वो उसके बारे में हिंट देना, तो उसे हम जो है वो फोर शैडो, सजेस्ट या फिर आउटलाइन कह सकते हैं। एंटोनिम में हमारे पास है रिवील, एक्सपोज या फिर एल्यूमिनेट। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है, रिवील या फिर एक्सपोज का मतलब होता है कि किसी चीज़ का खुलासा कर देना, कोई चीज़ सबके सामने लाना। एल्यूमिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द रिपोर्ट एडम्बरेटेड द मेन पॉइंट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। यानी कि जो रिपोर्ट है उसने क्या किया कि नई पॉलिसी के बस मेन पॉइंट्स बता दिए, यानी कि मेन पॉइंट्स का हिंट दे दिया, बाकी सारी डिटेल्स में इतनी ज़्यादा बातें उस पर नहीं की गई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एडम्बरेट यानी क्या होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इग्नोमिनी। दोस्तों इग्नोमिनी का मतलब होता है अपमान या फिर कलंक, यानी कि इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम, ह्यूमिलिएशन और लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। जब कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे आपको जो लोग हैं वो नीचा दिखाते हैं, तो उसे हम इग्नोमिनी कहते हैं। दोस्तों ये जो है वो सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं होती है, बल्कि डीप इंसल्ट होती है जो रेपुटेशन को डैमेज कर देती है। मतलब जब कोई इंसिडेंट इज्जत को सबके सामने आपकी तोड़ देती है, तो दैट्स इग्नोमिनी। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम में चीटिंग करते वक्त पकड़े जाते हैं और सबके सामने सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो इग्नोमिनी होती है। या फिर ऑफिस में जो है वो बॉस का सबके सामने आपको डांट देना, तो वो भी होता है मोमेंट ऑफ इग्नोमिनी। यानी कि सिंपल वर्ड्स में इग्नोमिनी का मतलब होता है पब्लिक शेम, ह्यूमिलिएशन या फिर लॉस ऑफ ऑनर, यानी कि इज्जत का जाना, तो उसे हम कह सकते हैं इग्नोमिनी। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है शेम, ह्यूमिलिएशन या फिर डिस्ग्रेस। दोस्तों इन तीनों का मतलब होता है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को जो है वो भला बुरा कहना, क्रिटिसाइज करना, उसका अपमान करना, उसकी इज्जत उतारना, तो उसे हम कह सकते हैं शेम, ह्यूमिलिएशन या फिर डिस्ग्रेस। वही एंटोनी में हमारे पास है ऑनर, रिस्पेक्ट या फिर प्राइड। इसका मतलब होता है कि किसी को सम्मानित करना, किसी को जो है वो सम्मान देना, इज्जत देना, उसकी रिस्पेक्ट करना, तो उसे हम कह सकते हैं ऑनर, रिस्पेक्ट या फिर प्राइड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही फेस्ड इग्नोमिनी आफ्टर बीइंग चीटिंग इन द एग्जाम। यानी कि उसे जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ा जब वो जो है वो मतलब कि एग्जाम में चीटिंग करते वक्त पकड़ा गया, यानी कि उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इग्नोमिनी यानी क्या होता है और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है अबॉर्टिव। दोस्तों अबॉर्टिव का मतलब होता है असफल या फिर निष्फल। यानी कि अबॉर्टिव का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई चीज़ स्टार्ट तो हो जाए पर बीच में ही फेल हो जाए या फिर इनकम्प्लीट रह जाए, यानी कि उसका कोई फल नहीं मिलता हमें। ये जो वर्ड है वो एफर्ट्स, प्लान्स, अटेम्प्ट्स या फिर एक्शन के लिए यूज़ होता है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब कि मेहनत तो हुई, शुरुआत भी हुई, लेकिन उसका आउटकम ज़ीरो आया, तो दैट्स अबॉर्टिव। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि स्ट्राइक, जो गवर्नमेंट से कोई रिजल्ट ही ना निकाल पाए, तो उसे हम कह सकते हैं अबॉर्टिव स्ट्राइक। या फिर बिजनेस आइडिया जिसमें इन्वेस्टमेंट हो गई है पर प्रोजेक्ट ही लॉन्च नहीं हुआ, तो उसे हम कह सकते हैं अबॉर्टिव प्लान। या फिर नेगोशिएशन जो एग्रीमेंट तक पहुंच ही नहीं पाया, तो वो होता है अबॉर्टिव टॉक्स। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, फेलिंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट, तो उसे हम कह सकते हैं अबॉर्टिव। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल या फिर फेल्ड। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो चीज़ असफल है, निष्फल है, यानी कि जिसका कोई मतलब कि फल हमें नहीं मिल सकता, जो नाकाम है, तो ऐसी चीज़ों को हम अनसक्सेसफुल, फ्यूटाइल या फिर फेल्ड कह सकते हैं। वही एंटोनिम में हमारे पास है सक्सेसफुल, इफेक्टिव या फिर फ्रूटफुल। इसका मतलब होता है जो चीज़ जो है वो मतलब कि सक्सेसफुल है, जिसका प्रभाव है, या फिर जिससे हमें कोई फल मिलता है, जिससे हमें जो है वो मतलब कि कोई ना कोई आउटकम मिलता है, तो उसे हम जो है वो सक्सेसफुल, इफेक्टिव या फिर फ्रूटफुल कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर प्लान टू क्लाइम द माउंटेन वाज अबॉर्टिव बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। यानी कि खराब मौसम होने के कारण क्या हुआ कि उनका जो प्लान था माउंटेन पर चढ़ाई करने का, क्लाइम करने का, वो जो है वो मतलब कि असफल हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो अबॉर्टिव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ जो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।